समाज की वन शॉट क्लास जो यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों 10 सीएसटी क्लासेस की भोपाल सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस सीरीज में अपन आज समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं समाज किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्लास चालू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते चलें, जिससे कि आगे जब भी आपको रिविजन करना हो तो आप तुरंत रिविजन कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों समास क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना अर्थपूर्ण शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना अर्थपूर्ण शब्द क्या कहलाता है? समास। जैसे कि दोस्तों प्रति प्लस दिन, ये मिलकर क्या होगा? प्रतिदिन। ठीक है। अब दोस्तों समास विग्रह क्या होता है? तो समास विग्रह होता है सामासिक शब्द का विग्रह रूप। सामासिक शब्द का विग्रह रूप। जैसे मान लो प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन, ये कोई प्रतिदिन सामासिक शब्द है, तो इसका विग्रह रूप क्या होगा? प्रति प्लस दिन। ये उसका क्या होगा? विग्रह रूप। अब दोस्तों पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद होता है सामासिक शब्द का पहला पद, सामासिक शब्द का पहला पद। जैसे कि ये प्रतिदिन लिखा हुआ था, तो प्रतिदिन अगर पहले ये पूरा है तो ये पहले क्या लगाए? प्रति है ना, तो प्रति क्या हो गया? पूर्व पद। जो आगे वाले शब्द होते हैं, जो आगे जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग यानी या फिर पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद उपसर्ग एक ही होते हैं। अब दोस्तों उत्तर पद होता है सामासिक शब्द का के बाद वाला, सामासिक शब्द में बाद वाला पद, बाद वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये दिन। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? अगर प्रतिदिन लिखेंगे तो प्रतिदिन में ये बाद वाला पद क्या होगा? दिन। ठीक है। अब दोस्तों मुख्य या प्रधान क्या होता है? तो मुख्य या प्रधान होता है ज्यादा अर्थ वाला शब्द, ज्यादा अर्थ रखने वाला शब्द। ठीक है। और ये क्या होता है? बहुत कम अर्थ रखने वाला। अब दोस्तों मैं इनके उदाहरण बताऊं, तो जैसे मान लो कोई शब्द लिखा है अपने पास, चंद्रमुख। चंद्रमुख। अब दोस्तों इस चंद्रमुख में ज्यादा अर्थ किसका है? चंद्र का या मुख का? बताओ। तो इसमें ज्यादा अर्थ है मुख का, क्योंकि मुखी ही तो है चंद्र के समान। ठीक है। तो ज्यादा अर्थ किसका है? मुख का। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। तो मुख की विशेषता ज्यादा बताई जा रही है। तो ज्यादा अर्थ वाला कौन सा हुआ? मुख। और कम अर्थ वाला क्या हो जाएगा? चंद्र। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों इससे आगे अपन पढ़ेंगे समाज के प्रकार के बारे में। ठीक है? समाज के प्रकार, समाज के। अब दोस्तों कहीं कहीं आपको ये 6 मिलेंगे समाज के प्रकार, कोई कोई 4 बताता है। तो दोस्तों प्रधानता के आधार पर अपन समाज के प्रकारों को पढ़ेंगे। क्या? प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के, प्रधानता के आधार पर अपन पहले इसको कितने पढ़ेंगे? 4 भागों में। उसमें से ये पूरी 6 हो जाएंगे। तो पहला कौन सा होगा? अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा द्वंद्व समास। चौथा कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों जो तत्पुरुष होता है,
तत्पुरुष के भी 2 भाग होते हैं, इसी वजह से ये 6 होते हैं। तत्पुरुष के और कौन-कौन से होते हैं? जैसे अगर जैसे मान लो 5 भी नाम दे सकते हैं। तत्पुरुष का 5वां कौन-सा हो जाए? कर्मधारय। तत्पुरुष के 2 होते हैं, ठीक है? और 6वां क्या हो जाएगा? ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद, ठीक है, अव्ययी भाव में। और अगर बात की जाए तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष में कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान। और द्वंद्व की बात की जाए तो द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद, दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है। और बहुव्रीहि में क्या हो? बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों को छोड़कर तीसरा प्रधान होता है। तीसरा क्या होता है? ठीक है। अब कर्मधारय, तो दोस्तों कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद, यानी पहले वाला। और द्विग समास में क्या होता है? नहीं होता। अब दोस्तों ये आपको समझ आ नहीं रहा होगा, लेकिन 5 मिनट वेट करो, आगे सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे द्विग समास के बारे में, ठीक है? ये मत बोलना कि डायरेक्ट द्विग पे कैसे पहुंच गए, बस तुम तो बस पढ़ते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी अपन क्या पढ़ेंगे? द्विग समास के बारे में। द्विग समास क्या होता है? तो दोस्तों द्विग समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पहले लिखो अपने नोट्स में, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें लिखो पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद संख्यावाचक। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूँ। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक। इससे ही आप पहचानो, ठीक है। और अब मैं इसके अगर उदाहरण बताऊं तुम्हें, अगर मैं इसको उदाहरण बताऊं, उदाहरण में अपन क्या लिखेंगे? तिराहा, तिराहा, और दोपहर, त्रिभुज, ठीक है। और पंजाब, आगे और बताऊं तो सप्ताह। तो दोस्तों सीधी भाषा में जितने भी गिनती वाले पद आते हैं, जिनमें आगे गिनती आए, वो किस में आते हैं? द्विग समास में। तो ये अपना कौन सा होगा? 6वें नंबर वाला, ठीक है, ये होगा। अब दोस्तों इससे आगे अपन पढ़ेंगे द्वंद्व समास, यानी तीसरे नंबर वाली द्वंद्व समास। अब दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है? तो द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज लिखो, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। और तीसरा दोस्तों इसमें लिखो समास विग्रह जब इसका करेंगे, तो समास विग्रह करते समय इसमें या अथवा लग जाता है। जब भी समास विग्रह करेंगे तो उसमें क्या लग जाता है? या अथवा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, माता और योजक चिन्ह पता लिखा है, ठीक है? तो माता, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माता या पिता, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माता अथवा पिता, ठीक है। अब दोस्तों इसमें चौथी चीज लिखो, चौथी लाइन में लिखो ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, बोले जाते हैं।
दोस्तों इसके उदाहरण लिखेंगे, तो इसके उदाहरण में लिखेंगे, माता पिता को मैंने बता ही दिया तुमको, भाई बहन, ठीक है। जो एक साथ आते हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई और बहन, ठीक है। जैसे सुख और दुख, इसको भी लिख सकते हैं, सुख या दुख, या फिर सुख और दुख, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके बारे में मैं और उदाहरण ले पाऊँ तो भला और बुरा, इसको भी लिख सकते हैं भला और बुरा, ठीक है दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये द्वंद्व समास समझ आया होगा। अब दोस्तों इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे पढ़ेंगे अपन सबसे पहले कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में, जो कि अपने कौन से नंबर पे था कर्मधारय? 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पहला पद होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे की दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में और बताऊं तो इसमें, और दोस्तों जैसे मैंने ये बताया पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, इसलिए इसे दोस्तों इसके जो पूर्व पद होता है, इसका जो पूर्व पद होता है उसे विशेषण और इसके उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। इसी कारण जो पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, इसलिए इसके पहले पद को विशेषण और अंतिम पद को विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर इसके उदाहरण बताऊं तो इसके उदाहरण में क्या आता है, जैसे लिखा है नील कमल, नील कमल। अब दोस्तों नील कमल में विशेषण क्या हुआ है? कमल कैसा है? नीला। ये क्या हुआ है? विशेषण। विशेषण क्या हुआ है? नील। और कमल क्या हुआ है? ये हुआ है विशेष्य, ठीक है। अब नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला। तो ये क्या हुआ है? विशेषण। ये क्या हुआ है? विशेष्य। महावीर, ठीक है, वीरों में महान, या दोस्तों महादेव, महादेव, महादेव यानी देवों के देव। तो ये क्या हुआ है? विशेष, और ये क्या हुआ है? विशेषण। तो कर्म धारय में क्या आता है? पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। अब दोस्तों इससे आगे अपन पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में, जो कि अपने कौन से नंबर पे था? 4वें नंबर पे, बहुव्रीहि। हाँ। अब दोस्तों इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोस्तों इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है? दोनों पद या फिर मिलकर दोनों पदों से मिलकर तीसरा शब्द बनता है,
ठीक है, तीसरा शब्द बनता है। अब दोस्तों इसके उदाहरण के बारे में बताऊं तो इसके उदाहरण में पहले अपन लिखेंगे सामासिक सामासिक शब्द, ठीक है। आगे लिखेंगे समास विग्रह, समास विग्रह। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, तीसरा पद। अब आपको ये अच्छी तरह से मिलेगा। तो मान लेते हैं इसमें पहला पद अपने लिया गजानन, समासिक शब्द अपने क्या लिया गजानन, तो इसका गजानन का समास विग्रह क्या होगा, हाथी के मुख वाले। सामासिक विग्रह क्या होगा, हाथी के मुख वाले तो है, हाथी के मुख वाले। तो हाथी के मुख वाले कौन है बताओ, गणेश जी, ठीक है। अब दोस्तों माने दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, मुरलीधर, मुरलीधर। तो मुरली को कौन धारण करते हैं, ये इसका समास विग्रह क्या होगा, मुरली को धारण करने वाले, मुरली को धारण करने वाले, करने वाले। तो मुरली को धारण कौन करता है, कान्हा जी, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं दशानन। और दोस्तों आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें कर्म धारा और बहुव्रीहि, लेकिन दोस्तों इसमें तीसरा पद देखते हैं। जैसे मान लो नीलकंठ, उसमें अपने उदाहरण पढ़ा था, तो इसमें मैं लिखता हूँ नीलकंठ, नीलकंठ। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है जिसका कंठ, तो नीला कंठ किसका है, महादेव। तो उससे ये तीसरे पद की ओर इशारा करता है। अब इसमें महादेव साफ दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब अपना कौन सा बचा है, अब तुमने बहुव्रीहि पढ़ लिया, कर्म धारा पढ़ लिया, दो द्वंद्व पढ़ लिया, तीन और द्विग पढ़ लिया, चार, ठीक। अब अपना बचा अव्ययी भाव, ठीक है, और तत्पुरुष। तत्पुरुष से पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अव्ययी भाव। तत्पुरुष से पहले अपन पढ़ेंगे अव्ययी भाव। हेडिंग डालो अव्ययी भाव। अब दोस्तों अव्ययी भाव में क्या होता है, इसमें उपसर्ग वाले पद आते हैं, उपसर्ग वाले पद। दूसरी चीज अपनी क्या लिखेंगे, दूसरी चीज इसमें क्या आता है, प्रथम पद प्रदान होता है, प्रथम पद प्रधान पद, ठीक है। अगर इसमें तीसरी चीज देखें तो तीसरी चीज क्या होती है, पूर्व पद छोटा और ज्यादा अर्थ वाला होता है, पूर्व पद छोटा और ज्यादा अर्थ वाला होता है। इसमें अगर चौथी चीज देखें, समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में प्रतिदिन, ठीक है, उपसर्ग वाले पद आ गए, तो आजन, पूर्व पद छोटा तो ज्यादा अर्थ वाला होता है, ठीक है। हाथों हाथ, जैसे इसमें लिखा है ना समान अर्थ वाले दो शब्द, हाथों। और इसका उदाहरण यथासंभव, यथा संभव, यथा शक्ति, ठीक है, और दिनों दिन। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे तत्पुरुष के बारे में, अपन ने सबके बारे में पढ़ लिया, क्या बचा तत्पुरुष। तो हेडिंग क्या डालेंगे, तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जो ये मैंने पहले बताया था। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और दोस्तों इसमें विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आते हैं। ठीक है, विग्रह करने पर क्या आता है, विभक्ति चिन्ह। लिखवाऊं तो विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह। ठीक है, और विभक्ति चिन्ह के आधार पर ही विभक्ति चिन्ह के आधार पर समास के भेद के बारे में पता चलता है। ठीक है? समास के या तत्पुरुष समास के, लिखना तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में पता चलता है। पता चलता है। अब दोस्तों अपन ने स्टार्ट, जब अपन 6th-7th में पढ़ते थे तो पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसे ही तो पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर से या फिर के द्वारा, आगे क्या, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। दोस्तों इसे याद कर लेना, संप्रदान के लिए। आगे क्या पढ़ते थे, आपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। और संबंध क्या था, संबंध बाकी के ये। और अधिकरण क्या था, अधिकरण पर। ठीक है, और संबोधन आपको पता ही है, हे हरे, मैं वो भी लिख देता हूँ, संबोधन ये एक्सक्लेमेटरी होता है ना, हे हरे। ठीक है, ऐसे करके बोलते थे पहले एक्सक्लेमेटरी में। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बारे में तत्पुरुष के अपन जो भी प्रकार हैं, जितने प्रकार के अपने तत्पुरुष पढ़े जो भी लिखा है ना, वो सारे पढ़ेंगे अभी अपन। कर्म कारक, कर्ता कारक, तत्पुरुष, कर्ण कारक। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो भी ये कर्ता कारक है ना, ये नहीं आता है इसमें तत्पुरुष समास में, और जो संबोधन है ये भी नहीं आता, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा था। अब दोस्तों कर्म कारक तत्पुरुष के बारे में, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कर्म कारक तत्पुरुष, कर्म कारक तत्पुरुष। तो दोस्तों इसमें क्या बताया था मैंने आपको, साइन क्या बताया था, क्या बताया, कर्ता नहीं, ये तो मैंने हटा ही दिया, इसको नहीं पढ़ना है, और नीचे संबोधन को नहीं पढ़ना है, अपन को क्या पढ़ना है, कर्म कारक। तो कर्म कारक से स्टार्ट करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होता है, को ही तो है कर्म का। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट अपन उदाहरण से समझेंगे, आपको उदाहरण से समझ आ जाएगा। तो इसके उदाहरण में अपन लिखेंगे सारथी, सारथी। तो सारथी का मतलब क्या आता है, सारथी का मतलब होता है रथ का चालक। तो अपन ने पीछे क्या पढ़ा है, कर्म का मतलब क्या होता है, को से। ठीक है, या फिर रथ का चालक को से है ना, तो रथ का चालक यानी रथ को चलाने वाला, यही तो होगा, रथ को चलाने वाला। तो रथ को चलाने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। सारथी का मतलब यही तो होता है, रथ को
चलाने वाला है, रथ को चलाने वाला। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसका दूसरा उदाहरण बताऊं, तो दूसरा उदाहरण चिड़मार या चिड़ीमार। इसका मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष यानी क्या आ गया इसमें, को। इस को से पहचान करेंगे। ठीक है। इसमें एक और उदाहरण बताऊं, गगनचुंबी। गगन गगनचुंबी। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है? तो दोस्तों अपन ने इसका ये पहला पढ़ लिया, कर्म तत्पुरुष। अब अपन क्या पढ़ेंगे, करण तत्पुरुष के बारे में। हेडिंग डालो, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के बारे में दोस्तों, करण तत्पुरुष के बारे में, करण तत्पुरुष का अपन ने चिन्ह क्या देखा था, कर्ता ने कर्म को कर से या फिर के द्वारा। इसमें क्या आता है, से, या तो इसमें आएगा से कर्म वाले में, या फिर आएगा के द्वारा। ठीक है। तो इसके उदाहरण अपन देखेंगे करण तत्पुरुष के। तो करण तत्पुरुष के उदाहरण में अपन लिखेंगे रेखांकित। क्या लिखेंगे, रेखांकित। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। तो इसमें क्या आ गया, करण तत्पुरुष। इसमें भी से आ गया। ठीक है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, ये बताया था से। अब दोस्तों इसका दूसरा मैं उदाहरण बताऊं, मन चाहा। तो यानी मन से चाहा। तो ये क्या हुआ, करण तत्पुरुष। ठीक है। अब दोस्तों मैं तीसरा संप्रदान के बारे में बताऊं। हेडिंग डालूं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष के बारे में बताओ। तो संप्रदान तत्पुरुष का अपने चिन्ह क्या पढ़ा था, संप्रदान तत्पुरुष का अपने पढ़ा था के लिए। क्या पढ़ा था, के लिए। तो इसके लिए इसका मुख्य चिन्ह क्या होता है, के लिए, के। तो इसके उदाहरण क्या हो जाए, इसके उदाहरण विद्यालय। तो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय। यही तो होगा। तो इसमें क्या होगा, समास, सॉरी, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। अब दोस्तों इसका अगर मैं दूसरा उदाहरण बताऊं, तो बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या होगा, बैल के लिए गाड़ी। ठीक है। इसमें भी कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। दोस्तों तो ये आपको समझ आया होगा। अब मैं इसके बारे में इससे आगे चलता हूँ। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ अपादान तत्पुरुष के बारे में। नंबर 2, अपादान। दोस्तों इसके बारे में जो भी अपन ये कारक पढ़ रहे हैं ना, तो कारकों के बारे में अपन जो स्पेशल कारक चैप्टर आएगा उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छी डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपादान तत्पुरुष में अपन पढ़ेंगे। तो इसके उदाहरण में अपादान का अर्थ क्या होता है, अपादान का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। यही तो मैंने बताया था कि अलग होने के अर्थ में। तो जिसको इसमें पढ़ेंगे अपन रोग मुक्त। इसका उदाहरण क्या हो जाए, रोग मुक्त यानी
रोग से मुक्ति मिल गई, रोग से मुक्ति। ठीक है, ये पहले बीमार था लेकिन अब वो ठीक हो गया, तो ये अलग हो गया ना। ठीक है, और इसमें दूसरा उदाहरण बताऊं तो गुणहीन। गुणहीन, अब दोस्तों गुणों से ही, अब इसमें अलगाव वाली स्थिति आ गई कि नहीं, यानी जिसमें गुण नहीं है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, अपादान। अपादान तत्पुरुष। ठीक है, इसका और उदाहरण बताऊं तो देश निकाल। देश निकाल, यानी देश से निकाल। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपादान। ठीक है, अलग हो जाए ना। अब दोस्तों इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्ली छत से कूद गई, छत से कूद गई, तो ये भी तो अलग होना होता है, तो वो भी किसमें आता है, अपादान में ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष, 5वें नंबर पे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, जैसे संबंध तत्पुरुष क्या होता है, संबंध तत्पुरुष के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध प्राकी के, क्या बताया, का की यही तो होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। दूसरा इसका उदाहरण बताऊं तो राजगृह। राजगृह, राजा का गृह, ये भी कौन सी में आएगा, संबंध तत्पुरुष के बारे में। ठीक है, विद्यासागर। विद्यासागर, विद्या का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विद्या का सागर। तो ये भी किसमें आएगा, संबंध। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये संबंध समझ आया होगा। अब दोस्तों इसमें अपन पढ़ेंगे अपने अंतिम तत्व, यानी अंतिम तत्पुरुष में अधिकरण समास। अधिकरण तत्पुरुष जो कि कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों आप लोग बोल रहे होंगे ये राइटिंग कैसी आ रही है, तो पेन से लिखने में थोड़ा हो रहा है दोस्तों। अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ, अधिकरण में क्या होता है, मैं और पर। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, मैं और पर। अधिकरण के उदाहरण बताऊं मैं, अधिकरण का उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लो कोई लिखा है, सब लिखा है सूक्ष्म, सूक्ष्म, तो ये क्या हो जाएगा, सूक्ष्म में इसका समास विग्रह क्या होगा, सूक्ष्म में, ये क्या हो गया, अधिकरण। अच्छा हो गया। ठीक है, मैं इसका दूसरा उदाहरण बताऊं, लोकप्रिय, यानी लोक में प्रिय, तो ये कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। मैं एक और उदाहरण बताऊं तो इसका एक और उदाहरण रेलगाड़ी, यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो ये भी किसमें आएगा, अधिकरण। दोस्तों इस तरह अपने स्लाइड, हाँ अब यही भाव पढ़ा पहले। इस तरह सबसे पहले अपने अव्यय पढ़ा, उसके बाद अपने द्वंद पढ़ा, उसके बाद कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव, उसके बाद तत्पुरुष। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।